नमस्ते, आदाब, हेलो माय डॉक्टर तंगिल्ला शिवा प्रसाद रेड्डी अलियास DRTSPR। आज सपा के तीसरी दिन है साउथ एशियन पीपल्स एक्शन ऑन क्लाइमेट क्राइसिस। तो यहाँ पर हमारे अतिथिगण मुख्य अतिथि राकेश टिकैत जी भी आ चुके हैं। 2 दिन हुए वो इस सपा की सभा में शामिल है और आज एक बड़ी सभा कोझिकोड बीच पर भी है। राकेश टिकैत जी नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली बहुत दूर है कैलीकट से, तो दिल्ली से कैलीकट ये सफ़र क्यों? कैलीकट तो एक फेमस जगह है, यहाँ तो वास्को डी गामा भी यहीं पे है। आज तो दिल्ली से तो दूर नहीं है। जब वहाँ से बाहर से लोग यहाँ पे आ सकते हैं और हम तो दिल्ली से ही है, तो ये जगह भी देखनी चाहिए। पूरा देश देखना चाहिए, वहाँ की प्रॉब्लम देखनी चाहिए, वहाँ के लोगों से, किसानों से, आदिवासियों से, महिलाओं से वहाँ से मिलनी चाहिए। यहाँ की क्या क्या फसलें पैदा होती है, क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं, क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पूरे दुनिया में है, तो वो भी देखना चाहिए। उसी पे यहाँ पे जो मीटिंगें चल रही है कई दिन से, उसी में शामिल होने यहाँ पे आए हैं। तो आप ये क्लाइमेट चेंज या जलवायु जो संकट की बात हो रही है, ये किस तरह आप सोचते हैं कि ये कृषि पर होगी, और आप जो आंदोलन चलाया है दिल्ली में खासकर, उसको किस तरह प्रभावित कर सकता है, और क्या ये सपा की कॉन्फ्रेंस से कुछ अच्छे ऐसे कुछ निकलेंगे जहाँ से वो एक दिशा मार्ग कुछ होगा? देखो, पूरी दुनिया में इस तरह की कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। क्लाइमेट चेंज का इशू वर्ल्ड वाइड है और इसमें सभी देश इसमें लगे हुए हैं कि इससे कैसे छुटकारा इससे मिले। जो अधिक गैसेस छोड़ते हैं, जो नुकसान कर रहे हैं पर्यावरण को, उन पर कुछ पाबंदी और कुछ टैक्सेस लगा रहे हैं। कुछ जगह हमारे जमीन खाली पड़ी तो उसमें जंगल कैसे खड़ा होगा, पेड़ से हमारा कैसे अटैचमेंट होगा, क्योंकि खेती पे इसका बहुत प्रभाव खेती पे इस पर पड़ रहा है। अगर हम अपने वहाँ पे देखें तो पिछले साल जो हीट हुआ वो करीब 15 से 20% कम हुआ, और वो क्लाइमेट चेंज की उससे ही, क्योंकि जब करीब 12 दिन पहले वहाँ पे गर्मी शुरू होगी और 12 दिन का इतना फर्क उसका पड़ा है कि जो 12 दिन में ग्रोथ होनी थी वो वहाँ का वहीं टेम्परेचर हाई होने से वहीं होगा, 20% उसकी फसल नुकसान हुआ। यही हर फसलों में यही हो रहा है कि बगैर मौसम के बारिश हो रही है, तो उससे फसलों का फर्क पड़ता है। जहाँ सूखा पड़ता था और उस तरह की फसलें वहाँ पे पैदा होती थी बगैर पानी वाली, वहाँ पे नदियाँ बहती हैं तो वो नुकसान है। जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं होती, और एक ही स्थान पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जो लंबे उसमें बारिश होनी चाहिए थी लॉन्ग डिस्टेंस में, वो एक ही स्थान पर होती है, तो वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति आती है। जैसे पहाड़ों पर कहते हैं कि बादल फट गया, तो वो स्थिति मैदानी क्षेत्रों में भी आ रही है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का अंतर है। तो इसके पहले इस तरह की बाढ़ टूट पड़ेगी, जो क्लाउड बर्स्ट जो कहते हैं, ये इस तरह के फिनोमेना हमने नहीं देखा है। नहीं, पहले नहीं है इस तरह का होता था, ये अभी ज़्यादा हुआ। तो ये वातावरण का जो भी है, आप ये सोचते कि जलवायु का जो भी आज ये दिखाई दे रहा है, तो ये आप सरासर जलवायु या क्लाइमेट की जो संकट ये वही उसी का है, उसी का। और ये मूल स्वरूप क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया में तो आप देख रहे हैं वहाँ पंजाब और दिल्ली में किस तरह किसान वर्सेस वहाँ की जनता की बीच में एक स्टेबल जलने की जो बात कर रही है, उससे पोल्यूशन बढ़ रही है। क्या पोल्यूशन तो गाड़ियों से पड़ता है, इंडस्ट्री से पड़ता है। किसान के उससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, उसका भी हिस्सा होगा 2, 3, 4, 6% होगा, लेकिन गाड़ियों का ज़्यादा वो है, इंडस्ट्रीज का ज़्यादा है। और इंडस्ट्रीज उस मानक के हिसाब से काम नहीं करती। हमको इंडस्ट्रीज में उस तरह के इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे जिससे कम से कम पोल्यूशन फैले। हमको पेड़ लगाने पड़ेंगे, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा।
पेड़ हम कटाई ज़्यादा हो रही है और लग कम रही है, और सरकारी आंकड़ों में ज़्यादा पेड़ लग रहे हैं, सरकार के कागजों में ज़्यादा हैं, लेकिन उतने धरातल पे है नहीं। हमको रियल में सबको काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो आंकड़ों में जो दिखाई दे रहा वो वास्तविक नहीं है। नहीं और है। मैं और एक पूछना चाहता हूँ, ये कृषि जो व्यवसाय की हम बात करते हैं, किस तरह ये वातावरण या क्लाइमेट के संकट से हम दूर कर सकते हैं? नहीं, अगर ये ज़्यादा लंबा इस तरह से चलेगा तो फसल चेंज होंगी कुछ ना कुछ, वो आने वाले टाइम पे ही होगा। क्योंकि अभी तो जो बरसात की फसलें थी वो धीरे धीरे, जैसे 10 दिन पहले बरसात शुरू होगी या नहीं होगी, तो अभी कोई सिस्टम बैठ नहीं रहा मौसम का। और अभी तो जो लोग जिस तरह की खेती जहाँ पर करते थे अभी तो वही कर रहे हैं, उसमें नुकसान धीरे धीरे हो रहा है। अभी कौन सी फसलें आ सकती है तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो ये अब ये सब जो आंदोलन किया है आपने, एमएसपी हो या वो 3 कानून की, अब इस तरह अगर मौसम भी किसान का साथ नहीं दे रहा, कृषि का साथ नहीं दे रहा, क्या हम उस ओर बढ़ने की कोई इस तरह की सोच? देखो, 2 चीजें हैं। वो आंदोलन थे भाव के, वो प्राइस के मूवमेंट थे, और ये प्राकृतिक नुकसान दे रहा है तो इसमें सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए, उसको सब्सिडी के माध्यम से, उसको जो फसल बीमा के माध्यम से, उससे सरकारों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि किसान की लागत आ गई और फसल उसकी निकली नहीं, उसको नुकसान हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि उसको फसल बीमा योजना के उससे उनको लाभ दे, जिससे किसान बचा रहे। लेकिन यहाँ और एक मुद्दा भी आप देखना चाहिए। COP26 के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ ऐलान करके आए कि 2030 तक हम इस तरह की एक प्रणालिका बनाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हम देखते हैं कि ऊर्जा जो कोल से जो निकला जाता है उसकी तो नई प्रणालिका बना दी। काफ़ी देश में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नई प्रणालिका बना के उनको इवन टेंडर्स बुलाई है। और साथ में जब ये फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, ये फर्टिलाइजर्स भी वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक एंड प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर भी छूट देना, सब्सिडी देना की मांग हर पार्टी कर रही है, और उनको मजबूर किया तब इन्होंने उसके ऊपर भी छूट दे दी। जब ऊर्जा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मेन ये है, तो इसका फलस्वरूप प्रभाव कृषि पे है। तो बिना उसको कंट्रोल किए क्या हम कृषि को बचा सकते हैं? क्यों प्रणालिका में, क्यों राजनीतिक दल पूरे एक जैसे क्यों है, और आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें? देखो, इसमें ऊर्जा वाले उसमें हमको नेचुरल स्रोत ढूंढने पड़ेंगे, सोलर पे हमको जाना पड़ेगा, और दुनिया में बहुत देश हैं कि वे सोलर पे जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे भी इसको अगर सस्ता कर दे, रूफटॉप सब्सिडीज पे दे, तो हमारी बिजली बहुत बच जाएगी। हमारी भारत सरकार से इस संबंध में बातचीत हुई, अपना घर अपनी बिजली की योजना हमको लेकर आना पड़ेगा, तो उससे हम जो बाहर से एनर्जी हम लेते हैं वो हमारी बच सकती है। वो बचेगी तो हमारा कोल जो भंडारण है वो हमारा बचेगा, और पर्यावरण भी हमारा बचेगा, और ये नेचुरल ऊर्जा से हम जितना काम चला सके वो चलाना चाहिए। फर्टिलाइजर पे हमको, क्योंकि फर्टिलाइजर पे सरकार ही लेकर आई, कंपनियां लेकर आई, वे बड़ा बड़ा ऐड करती थी, और ये 40-50 साल 60 साल पहले ये केमिकल फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में आया। उससे पहले हमारे पास में नेचुरल फार्मिंग ज़्यादा होती थी। हमको धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग पे ही आना पड़ेगा। सरकार इस पे भी काम करे, आम जनता भी इस पे काम करे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो इसको फूड की जरूरत है, और अभी पर्याप्त भोजन हमारे पास में है, लेकिन धीरे धीरे नेचुरल उस पाए, और हमको जनसंख्या कानून ये हमको बनाना पड़ेगा। ये आज बना लो, 10 साल बाद में बना लो। सबसे बड़ी जो डिमांड है हमारी, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में बने, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जनसंख्या आज है, और आज कहीं पे जमीन खाली नहीं है, सब में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे, खाने की दिक्कत होगी, तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। हमको कानून बनाना चाहिए, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, और कानून बने, उनको अवेयरनेस करें, उनको पढ़ाई पे लेकर जाएं, उनको जागरूक अभियान चलाएं, तो इस पर हमको काम करना चाहिए।
तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आपने सही कहा, वो ज़रूरी है, लेकिन हर किसी को, आम जनता को या दूसरे ऐसे संगठन है, सबको साथ में लेके चलनी चाहिए, तब कोई विरोध प्रकट ना हो। लेकिन मेरी मूल आपसे ये थी, जब ऊर्जा की इतनी बड़ी अगर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, मैं उनको बदनाम नहीं कर रहा हूँ, आप ये भी सोचिए, क्योंकि हर राजनीतिक दल एक जैसे हैं यहाँ पर, हम किसी, लेकिन वो प्रधानमंत्री है, जब वो COP26 के बाद में, पेरिस के बाद में जब ऐलान करते हैं और हर राष्ट्र में जो कोयला से, कोल से जो एनर्जी की, थर्मल एनर्जी की जो है, हर राष्ट्र में बढ़ चुकी है, तो इससे कार्बन और ज़्यादा बढ़ेगा, मौसम में और बदलाव आएगा, क्लाइमेट तो चेंज होते ही रहेगा, तो इसका डायरेक्ट प्रभाव जो है, आप जिस तरह बता रहे हैं कि खेती पे पड़ेगा, किसान पे पड़ेगा, तो हम इसको कैसे नियंत्रित करें? क्योंकि अब तो आप आजकल ये कॉन्फ्रेंस भी आप देखे होंगे, हमारे वैज्ञानिक ये भी बोल रहे कि अब 1.5 तो 1.2 का ही इतना असर है, 1.5 तो प्रलय होगा। देखो, हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमको जो नेचुरल एनर्जी है उस पर हमको जाना पड़ेगा, वही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोल पे हम जाएंगे, और अभी तो अडानी जैसी बड़ी कंपनी आ गई, बाहर से कोल माइनिंग कर खरीद रही, यहाँ पे उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना बाहर से कोल आएगा उतने ही थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे लगेंगे, तो उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगी, पर्यावरण को उतना ही ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होगा। तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, नेचुरल एनर्जी पे हम आए, उसी से ये कंट्रोल। क्यों नहीं हो रहा ये? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स काफ़ी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कोल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और कोल माइनिंग भी यहाँ ज़्यादा लाइसेंस भी दिए गए हर राष्ट्र में, हर सरकार, हर पार्टी। अगर ये हम कंट्रोल नहीं कर सके तो आप क्या देखते हैं, 2-3 साल में खेती खत्म हो जाएगी, व्यवसाय खत्म हो जाएगा। बाहर की जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, तो चाहते हैं कि खेती खत्म हो और बाहर से हम जाएं, और ये हिंदुस्तान जो देश है इसको लेबर कंट्री बनाना चाहते हैं, ये मार्केटिंग और लेबर कंट्री। और इनका आने वाले टाइम में प्रोग्राम भी यही है कि देश से एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो और हम अनाज और फूड पूरा का पूरा बाहर से यहाँ पर आएगा, और सस्ती लेबर यहाँ पे मिलेगी। ये इनका पूरा एक बड़ा षड्यंत्र है, इसके पीछे आप जाओगे तो एक बड़ी कहानी है। आज से 50 साल बाद के हालात क्या होंगे, 70 साल बाद में हालात क्या होंगे, जो बड़ी कंपनियां, जो बड़े ग्रुप है, वो उस पर काम कर रहे हैं आज से, कि 70 साल बाद के भारत का क्या स्वरूप होगा, हम उस पर काम आज कर रहे हैं, ये जो कंपनियां हैं उस पर काम कर रही हैं। तो आप एक आंदोलन ने निर्मित किया है, तो इसके ऊपर भी कुछ सोच है आप सपा की? नहीं, कॉन्फ्रेंस का हम तो बिल्कुल अपने उसमें बोलते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, एग्रीकल्चर सेक्टर को उनसे खत्म करना चाहते हैं। चाइना के कंपटीशन में एक इस तरह का कंट्री यहाँ पे चाहिए, खास करके यूएस और यूरोपियन कंट्रियों को, कि जहाँ पे लेबर बहुत हो। और हिंदुस्तान जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर उनको चाहिए, और लेबर के साथ साथ उनको मार्केटिंग यहाँ पे मिलेगी, तो दो चीज उनको मिलेगी। तो यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि जो पॉल्यूशन फैला रही है, बड़ी कंपनियां जो आ रही हैं, ये खास करके फूड सेक्टर में आएगी, तो ये नुकसान करेगी। और हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी बर्बाद होगा, हमारा मिल्क सेक्टर है वो भी बर्बाद होगा, और यहाँ सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए लेबर पैदा होंगे, और पूरी दुनिया को मार्केट यहाँ पर मिलेगा। तो पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी इंडस्ट्रीज लगाना चाहती है, यहाँ की एग्रीकल्चर को बर्बाद करना चाहती है। तो इन सब चीज़ों पे भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार कहाँ ध्यान देगी? भारत सरकार तो पूरा बर्बाद करने को लगी हुई है, बड़े जो घराने हैं उनको साथ दे रही है। तो अब आप क्या देखते हैं, क्योंकि जो आम आय में जो है किसान की वृद्धि होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए, इस तरह हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। सुखदेव सिंह साहब से भी हम जब लिए थे 10 रुपये 20 रुपये की, वो 300-400 रुपये की जो आंकड़े आ रहे थे, तो उस तरह की मुद्दे वो वही करे। आमदनी तो नहीं बढ़ी किसान की, क्योंकि किसान का जो खाद से जो उत्पत्ति जो भी आता है, खाने पीने में जो लोगों की जाता है, उससे बाहर, कोविड-19 से बाहर, ये सहज रोग निरोधक शक्ति द्वारा ही हम लोग बाहर आ चुके हैं। लेकिन अगर इसी के ऊपर इस तरह की अगर इंडस्ट्रीज आए
और इस तरह की साजिश हो जहां ऊर्जा ही ऊर्जा, नया ऊर्जा कंपनियां और कोल इस तरह बढ़ते जाए और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की उससे अलग और ट्रांसपोर्ट की वजह से वहाँ बढ़ते जाए, क्या आप ये सोचते हैं कि नया आंदोलन शुरू करनी है आपको, केवल किसान को बचाने की नहीं, ये तो अहम जो राष्ट्र हम काज है। बचाने के आंदोलन चलाने पड़ेंगे, हम्म आम लोगों की समझ में आना चाहिए, उस पर मूवमेंट करने पड़ेंगे। देश को सरकारें जो आजकल की सरकारें हैं वो जनता को गरीब करने पर लगी हुई हैं, क्योंकि जनता जब गरीब होगी तो जब भी तो फैक्ट्री में काम करेगी वो 8-10 घंटे, मतलब उनको सिर्फ रोटी तक वो कर दो कि भूख ही अगर मिट जाए, 2 रोटी मुझे मिल जाए तो वही मेरा विकास है। तो आज की सरकारें इस तरह के हालात पैदा कर रही है, उसके खिलाफ आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आप आजकल आपको हर जगह बुलाते हैं, राकेश टिकैत जी एक सेलिब्रिटी बन गए हैं हर राष्ट्र में, तो आप कई राजनीतिक दल से संपर्क में हैं, क्यों ना आप एक इनिशिएटिव लेते हैं, उनको भी बुला के बिठा के, भाई ऐसा है, अगर हम इस तरह की प्रणालिका से आगे गए तो हमारे खान पीन सब खत्म हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह 1857 में हमको राज किया उससे बदतर बनेगी हमारी, जब खान पीन उनके हाथ में है और जो मीट की जो भी है अमेरिका आर्टिफिशियल बनाना चाह रही है। जब पूरा फूड स्टफ अगर आर्टिफिशियल बन गया, नेचुरल ही हमारा पेट जो है लेता है, जब आर्टिफिशियल बन गया हमारा लाइफ स्पान खत्म हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी और पर्यावरण में इतनी प्रदूषण से पूरा दुनिया ही हमारी धरती माँ ही खत्म होने की एक बड़ी संकट है। तो इस तरह आप कुछ सोचेंगे प्रणाली जो भी आप आने वाले टाइम पे करेंगे, अभी उसको टाइम लगेगा उस चीज में। अभी तो सभी यहाँ पे सत्ता चाहते हैं, देश कैसे बचे और आने वाली 50 साल की क्या घटनाक्रम होने वाला है उस पर किसी की चर्चा नहीं है। अभी 5 साल के लिए सिर्फ सोचते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले कि हमको सत्ता मिले, अभी उस पर काम इनका चल रहा। जिस दिन ये 50 साल और नेशनलिज्म पर सोचना शुरू करेंगे तो उस चीज जब आएगी। अभी तो मैं, मेरा परिवार, मेरी पार्टी और 5 साल के लिए सत्ता, अभी उस पर काम चल रहा है। इस तरह का प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु के संकट आने से हम ना बचेंगे, हमारे बच्चों को क्या देंगे कल के दिन? सब कुछ इस तरह ही है दुनिया पूरा। तो अब तो भी ये राजनीतिक दल अगर सोच नहीं बदला, आप जैसे लोग जो आंदोलन किया है, क्योंकि अब ये संकट हमारे गांव से शुरू होता है, खेती से, किसान से ही शुरू होता है, तो वहां से आप क्या करना चाह रहे हैं? कुछ प्रणाली का इस तरह सोची है आपने? अब ये छोटी छोटी जो मीटिंगें चल रही हैं ये उसी के ये है कि छोटी मीटिंगें और बड़ी मीटिंगें जो आम लोग हैं वो कर रहे हैं, आप अपनी संस्थाओं पर कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान इस तरफ नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है सत्ता पे काबिल होना, वो सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, वो इस तरह के सामाजिक इशू पर उस पर कोई काम नहीं करते। और जब वो सत्ता पर काबिल हो जाते हैं तो फिर वो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो उनसे भला नहीं होगा, ये आंदोलन से ही भला होगा। और आम जनमानस जब खड़ा होगा और हमारे बहुत जो बुद्धिजीवी लोग हैं, किसी भी मूवमेंट को बुद्धिजीवी लोग चलाते हैं, उसको कोई पॉलिटिकल वो नहीं चलाते, कोई पॉलिटिकल पार्टी सामाजिक इशू को नहीं चलाती, उनको सत्ता कैसे मिलेगी वो सिर्फ उस पर काम करते हैं। और एक ऐड करता हूँ आपको, क्योंकि पूरे राजनीतिक दल को जो फंड आता है, ऐसे ऊर्जा से जो भी पैसे मिलता है, जो भी प्रॉफिट मिलता है, ऐसे ही कंपनियां पूरे राजनीतिक दल की आज उनको फंड कर रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड भी अगर देखे, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकती कौन सी कारपोरेट कंपनी कौन सी पार्टी को कितना पैसे दे रहा है, उसको भी खत्म कर दिया, एक कानून ही लाए पूरे राजनीतिक दल मिलके। तो इस तरह की माहौल में अगर ये कंपनियां, कारपोरेट कंपनियां जो राजनीतिक दल को फंड करते हैं, क्योंकि हमारी प्रजातंत्र देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हमको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सरपंच से लेकर लोकसभा पार्लियामेंट मेंबर तक। अगर ये लोग में बदलाव नहीं आया, ये संकट वर्तमान ही नहीं, भविष्य नहीं, वर्तमान को ही खत्म करने वाला है, खेती बाड़ी से लेके हर किसी को खत्म करने वाला है। तब आप जैसे लोग किस तरह की सोच से आगे? देखो, सामाजिक लोग ही किसी मूवमेंट को चलाते हैं और सामाजिक लोग ही परिवर्तन करते हैं।
तो कोई पॉलिटिकल आदमी परिवर्तन नहीं करता, वे न इस तरह के इशू उठाते हैं, ना उनका कोई इन इशू से संबंध है। ये हम जैसे लोग हैं, बहुत सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज में रहकर इस तरह के मूवमेंट को चलाते हैं। वही वैचारिक परिवर्तन होता है, और जब वैचारिक परिवर्तन जनता का होता है तो उसके रिजल्ट आते हैं फिर। और वैचारिक परिवर्तन ही दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन है। हम लोगों को विचार से परिवर्तन करें, और उसी के उसमें चले हुए प्रोग्राम हो रहे हैं। आप देखोगे तो एक से एक बुद्धिजीवी आदमी मिलेगा आपको, तो इस तरह के प्रोग्राम चल रहे क्लाइमेट चेंज पे। जब पब्लिक की आवाज़ उठती है तो सरकारें भी फिर उस पर काम करती हैं। तो आज देखोगे तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इशू है। उसमें पॉलिटिकल पार्टी भी लग रही है, नॉन पॉलिटिकल संगठन भी उसमें लग रहे हैं, उसमें सभी लोग लग रहे हैं। क्योंकि COP27 जब आप देखेंगे खाली पार्टीज, हमारे प्रतिनिधित्व वहाँ हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि पंचायत से लेकर लोकसभा तक हर जगह चर्चा होनी चाहिए, लोगों को साथ में ले जानी चाहिए। लेकिन यहाँ इस तरह का कुछ माहौल यहाँ ही नहीं, दूसरी दुनिया में कोई देश में नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ यूरोप में या अमेरिका ऐसे जैसे कंट्रीज में लोग अब बाहर आ चुके हैं। और जैसा ऊर्जा, कोल, जिस तरह थर्मल पावर या पेट्रोलियम ऐसे कंपनीज पे वो डायरेक्टली फिजिकली जाके वहाँ पर काम करने नहीं दे रहे। क्या आप इस तरह की सोच, क्योंकि ये डायरेक्टली ये जो है किसानों पे पड़ने वाला है, और किसान जब और खेती खत्म हो जाएगी, आम आदमी को खान पीने का खाद का तो खत्म ही हो जाएगा। तो बड़ा संकट काल अब आने वाला है और चल भी रहा है। तो इसके प्रतिस्वरूप आप उस तरह के आंदोलन कुछ आगे ले रहे। बुद्धिजीवी है, ये सपा जैसे सब कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन किसान जैसे अगर संगठन आगे आए, चलो असेंबली, चलो पार्लियामेंट की इस तरह की कोई अगर देने से ये मुद्दा क्या है आम आदमी के दिमाग में भी जाएगी। क्या आप उस अभी तो सब लोगों को देश में बिजली भी नहीं मिली, और बिजली ना आए उसके खिलाफ थर्मल पावर प्लांट पे एजुटेशन करे तो कौन करेगा, क्योंकि बिजली की डिमांड सबकी है। अभी तो लोगों ने बिजली का एंजॉय भी नहीं करा। जब वो पूरा एंजॉय कर लगे, उनका क्या लाभ और क्या हानि होगा, तो ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। हमने ये कहा बहुत पहले से, हमारा ये है कि नेचुरल एनर्जी पे हम आए, और उससे बहुत फायदा इसका मिलेगा। क्योंकि जहाँ से ये बड़े पावर प्लांट लगे हुए हैं, उसके आसपास का आप जीवन देखो तो नरक है। और हम जहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई डस्ट यहाँ पे नहीं है, लाइट चल रही, AC चल रहे, लेकिन जहाँ से बनती है वहाँ पर आप देखो तो उनका जीवन नरक है। वहाँ पे वे पोल्यूशन वो झेलते हैं पूरा। या बड़ा थर्मल पावर कहाँ लगता है, तो उसके 20-25 किलोमीटर में जो डस्ट जाती है, तो उनका जीवन वो जीवन नहीं है। लेकिन जहाँ इसका हम यूज करते हैं बड़े शहरों पर, उसमें यूज करते हैं जहाँ 24 घंटे बगैर बिजली के हम कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन उनको एक बार वहाँ पे जरूर देखना चाहिए, तो फिर लोग खुद बिजली की बचत करेंगे और नेचुरल एनर्जी पे आने की कोशिश करेंगे, सरकारों से डिमांड करेंगे। आज हमने जब भारत सरकार से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी जो इंडस्ट्रीज है इसकी, और जो इक्विपमेंट है, जो रॉ मटेरियल है, उसका महंगा है अभी। तो ये थोड़ा और साइड डाउन आए, इस पे भारत सरकार सब्सिडी दे, तो लोग उस पर जाना शुरू हो। क्योंकि देखिए बड़े बड़े, एक लास्ट सवाल है, बड़े बड़े कंपनियां जब कार के लिए, बस के लिए आप इलेक्ट्रिक की दे रहे हैं, बड़े बड़े वो वहाँ उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको वहाँ राहत मिल रहा है। जब आम आदमी के जब आता है उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? अब जब इलेक्ट्रिक कार्स को दे रहे हैं आप सब्सिडी, इलेक्ट्रिक बसेस को दे रहे हैं सब्सिडी, और उनके बड़े बड़े कंपनियों को आप सब्सिडी दे रहे हैं, जब आम आदमी को, जब किसान जैसे खेती जैसे उसके ऊपर जब ये भारी पड़ रहा है, यस हर किसी को बिजली मिलनी चाहिए। आप जो जिस तरह बोले सोलार हो, विंड एनर्जी हो, काफ़ी कुछ अगर वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। जब इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक इसके ऊपर और कई इलेक्ट्रिक साधन के ऊपर सब्सिडी वहाँ मिल रहा है, जब आम आदमी का जो फलस्वरूप और हमारी खेती बाड़ी और हमारी रूरल इकोनॉमी है और हमारे खान पीने की जो मेन व्यवस्था है, इसके ऊपर अगर सरकार ध्यान नहीं दे रहा तो आप किस तरह उनको हम मूवमेंट के माध्यम से अपनी जो डिमांड चार्ट जाता है उसमें चीज़ों को डालते हैं, सब्सिडी वाले इसको, और
एनर्जी, हर आदमी को एनर्जी मिलनी चाहिए, इसको हम डालते हैं। और सब्सिडी मिले ये हम डालते हैं इसमें। क्योंकि जब वहाँ बड़े उद्योगपति को सब्सिडी मिल रही है, आम आदमी और खेती किसान को क्यों नहीं मिल रही है? तो देते हैं, कुछ किसानों को दे रहे हैं ये। अभी जहाँ पे सूरज ज़्यादा आता है तो वहाँ पे सब्सिडी कुछ दे रहे हैं, लेकिन अभी कम उस पे है। अभी सिर्फ एग्रीकल्चर पे रूफटॉप सब्सिडी देनी चाहिए। कोई भी अपने घर की छत पे अगर सोलर लगाए तो उसको भी सब्सिडी मिले, तो हमारे देश की एनर्जी बचेगी। जिस तरह इन्वेस्टमेंट वहाँ जा रहा है, अगर इस तरह यहाँ पे करें, अगर कर ले तो हाँ, मेरे ख्याल से ये हल हो सकता है, हल हो जाएगा। और हमारी खेती भी बचेगी, व्यवसाय भी उसमें बचेगी, ये है कि और पर्यावरण भी सही तरीके से, बढ़ेगा। जलवायु भी संकट से हम दिन बाहर में आएंगे। एनर्जी हम इससे ले सकते हैं और रात में हम दूसरी जगह से एनर्जी लेते हैं, तो हमारी बहुत एनर्जी बच जाएगी। और लास्ट मुद्दा, ये 3 जो कानून के खिलाफ आप आंदोलन चलाई है, क्या उसके ऊपर फलस्वरूप कुछ फायदा हुआ है, या नहीं तो कुछ सरकारें अभी सुनने में आ रहा है कि वो दूसरी तरीके से छाड़ जा रहे हो उन 3 कानूनों को लागू करने तीन के कानूनों का पता चल गया, अभी वे लागू नहीं हुए थे, उसका नुकसान तो बाद में होता। अभी बीमारी आने से पहले उसका पता चल गया तो उसका इलाज हो गया है। लेकिन किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे, वो एक बड़ा इशू है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, वो भी एक बड़ा इशू है। एमएसपी गारंटी कानून देश में बने, वो एक नई डिमांड हमारी, जो पहले से ही है वो बने। इसी पे ही बड़े आंदोलन देश में फिर होंगे, देश में होनी है, क्योंकि वो 3 कानून की संकट अब दूसरी तरह से वो लोग छानेंगे। और एक सिंपल सा ये है, हर राष्ट्र में 3000 से अगर 5000 करोड़ ड्राइंग यार्ड्स हो और वेयर हाउसेस या कोल्ड स्टोरेज वहीं पर वो ग्राम या विलेज या मंडल पे देने से किसान को फायदा होगा। वो अपनी जो भी आती है फसल उसको ड्राई करेगा और साथ में स्टोर करेगा, जब रेट मिलेगा तब वो बेच सकता है, ताकि हमारी व्यवसाय बच सके। इतनी सिंपल सी ये क्यों लागू नहीं किए जा रही है, ताकि उससे हम बच सके, और रेट की और ज़रूरत भी नहीं, दूसरी तरह की आप सब्सिडी की ज़रूरत ही नहीं है। ड्राइंग यार्ड्स हो, कोल्ड स्टोरेज हो या वेयर हाउसेस, उन्हीं के हिस्से में अगर लगाए और गांव के जो भी नव युवक है उनको ट्रांसपोर्ट हो और सेल हो, मार्केटिंग की अगर उन्हीं को सौंप दिए, तो ये हमारी एम्प्लॉयमेंट की भी बड़ी ये होगी। इसके ऊपर सोच क्यों नहीं जा रहा है? देश में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है। 18 मिनिस्ट्री जो भारत सरकार की है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखती है। पहले देश में एग्रीकल्चर एक मिनिस्ट्री बनेगी पूरी, उनकी ज्वाइंट वो होगी। हमारी कितनी जनसंख्या है, कितने ग्रेन की हमको जरूरत है, कितना हमको आलू चाहिए, कितना हमको वेजिटेबल्स चाहिए, उसी हिसाब से हम उतने ही एकड़ उतने क्षेत्र में हम उसकी फसल पैदा करें। आज भाव थोड़ा सा बढ़ गया तो किसान ने ज़्यादा बुआई कर दी, भाव घट गया तो किसान ने खेती घट गया और दूसरी जगह चला गया। ये पूरा कंट्रोल सरकारों के पास में रहना चाहिए, वो अभी है नहीं। बहुत मिनिस्ट्री हैं कि जो एग्रीकल्चर को परमिशन देती है, जैसे अभी जीएम मस्टर्ड को परमिशन दी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने दे दी, कृषि मंत्रालय को पता ही नहीं। हमारे यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, अगर कोई कमी रहेगी, भाव उसका बढ़ गया तो विदेश मंत्रालय बाहर से आयात कर देगा, लेकिन हमारे किसान से नहीं पूछ जाएगा कि हमारी नई फसल कब आ रही। इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। और जब तक एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एक कैबिनेट पूरी नहीं बनेगी एग्रीकल्चर की, तो जब तक ये समाधान नहीं होगा। उसके बाद में कितने वेयरहाउसिंग चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमको चाहिए, उसमें बिजली कहाँ कम खर्च होगी, कहाँ ज़्यादा होगी। जैसे एप्पल के हैं, एप्पल को अगर आम को स्टोर करना है तो हम ऊपर करें, और वहाँ पे क्योंकि बिजली की जरूरत नहीं रहेगी, -डिग्री टेम्परेचर रहता है। आप उसको जाकर अगर अम्बाला में करोगे नीचे तो वहाँ बिजली की जरूरत होगी। तो ये पूरा एक चेन हमको बनानी पड़ेगी कि कहाँ हमको कम लागत में और कितना माल हम कहाँ सप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, उसकी एक कैबिनेट बनेगी पूरी, और कोई भी ये
होगा कि हमारे पास में कितनी फसल है, बाहर से मंगानी नहीं मंगानी, कितनी मंगानी, तो सीधा असर उसका किसान को होता है। और जीएमओ क्रॉप्स के ऊपर क्या चाहते हैं? जीएमओ GM क्रॉप्स या सीड्स? जीएमओ का हम पूरा विरोध करते हैं, और पूरे दुनिया की 400 साइंटिस्टों की रिपोर्ट है कि ये खाने लायक नहीं है और इसमें बैन होना चाहिए, और बहुत दुनिया में इस पर बैन है, वहाँ पर खाते हैं। भारत सरकार दूसरी रास्ते से कुछ लाने की एक कोशिश कर रही है, तो किस तरह आप हम इसको- पूरा विरोध उसका कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जाएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। पक्का? बड़े टिकैत जी को और ये टिकैत जी में क्या फर्क है? वे बड़े तो बड़े ही होते हैं और छोटा छोटा रहता है, उनका मुकाबला कहाँ कर लेंगे। उनकी याद आती है? हाँ हाँ, तो उनके विचारधारा से तो ये आंदोलन आगे चल रहा है। और जो युवक है, नवयुवक है और जिस तरह की सोच करने वाले किसान हो, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं DRTSP चैनल्स के द्वारा आप? संदेश हमारा ये है कि अपने काम करें, अपना बिजनेस करें, अपनी नौकरियां करें, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी अपना ध्यान रखें। अपनी जमीन ना बेचें, आने वाले टाइम पे इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। अगर किसान अपनी जमीन ना बेचे, अपना दूसरा काम भी करता रहे, लेकिन अपनी जमीन बेच के दूसरा काम ना करे। जो सरकारें जो है हमारी तेलंगाना में भी हाँ, पूरी जमीन जो एग्रीकल्चर की व्यवसाय की जमीन है पूरा रियल एस्टेट्स में बदल दिया। एक साइड लाखों करोड़ प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट किया है और एक साइड पूरे लेक्स जो भी हम बोलते हैं उसका कब्जा हो गया, और ग्रामीण व्यवस्था में जो भी जमीन बचे हैं व्यवसाय काबिल जमीन उस सबको रियल एस्टेट्स में बदल दे। पेड़ और पौधे सब खत्म, हिल्स जो हिल टॉप्स है वो भी खत्म। ये इसको क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे पार्टियों को, राजनीतिक दलों को, या वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो IAS ऑफिसर्स बैठे हुए कानून बनाते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ग्रीनरी उससे नष्ट होती है, और कंक्रीट के जंगल हमको अगर खड़े करने हैं तो उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। आने वाले टाइम पे फूड सिक्योरिटी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हाउसिंग भी वो भी बढ़ रहे हैं। हमको सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लाएं, उसी के बाद में सारी चीजें कंट्रोल होगी। नहीं तो धीरे धीरे जिस तरह से जंगल कट रहे हैं और मकान बन रहे हैं, आने वाले और 100 साल में स्थिति क्या होगी तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये थी आपका धन्यवाद। तो ये थी आज का